अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला वनडे मैच ब्रायन लारा स्टेडियम में आज खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच रात 11 बजे दिखाया जाएगा। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2020 के बाद 50-50 पाकिस्तान और वेस्ट में टाकरा। T20 सीरीज पाकिस्तान के नाम रही थी। पाकिस्तान आखिरी 10 सीरीज में नाकाबिले शिकस्त। वेस्ट इंडीज में भी रिकॉर्ड शानदार। पाकिस्तान 1988 के बाद से अब तक वेस्ट इंडीज में कोई सीरीज नहीं हारा। कौमी टीम कैरिबियन सरजमीन पर 8 साल बाद वनडे खेल रही है। वेस्ट इंडीज में अब तक खेली गई 7 में से 5 सीरीज पाकिस्तान ने जीती। कैरिबियन साइड के लिए वर्ल्ड कप 2027 क्वालिफिकेशन के लिए सीरीज अहम। कामयाबी 9वीं पोजीशन पर पहुंचा देगी। पाकिस्तान सीरीज हारता है तो रैंकिंग में 5वें नंबर पर चला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए एक्साइटमेंट इसलिए कि हमारे सुपरस्टार्स वापस आ रहे हैं। रात 11 बजे ये मैच शुरू होगा और पाकिस्तान के लिए खोने को बहुत कुछ है, पाने को इतना नहीं है, क्योंकि एक लोअर रैंक टीम से हमारा मुकाबला और डैरन समी एंड बॉयज़ ये समझते हैं कि वो यहाँ हमसे सीरीज जीत कर या एक आध मैच जीत कर अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। इस बारे में क्या कहें? इसी तरह होता है जब हायर रैंक की टीम लोअर रैंक की टीम से खेलती है। वेस्ट इंडीज़ लोअर रैंक पे 10वें नंबर पे, पाकिस्तान 4थे नंबर पर है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अगर आप वेस्ट इंडीज़ में देखें 91 के बाद हम उनसे कोई वेस्ट इंडीज़ से ओवरऑल कोई सीरीज़ नहीं हारे। आखिरी 10 की 10 सीरीज़ हम जीते हैं। हम अगर ये ऐसा फॉर्मेट है ओडीआई जिसमें पाकिस्तान की पिछले 3 साल में बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। T20 में इतनी अच्छी 3 साल में नहीं रही है। टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं रही। हमने 10 बायलैटरल सीरीज खेली हैं जिसमें से हमने 8 जीती हैं। 2 हारे हैं हम, दोनों न्यूजीलैंड से हारे हैं। एक हम 4-1 वहाँ हारे थे, एक यहाँ हम 2-1 हारे थे। वो भी हमें 3-1 या 2-1 जीतनी चाहिए थी, उल्टा हम 2-1 हार गए। वो ग्लेन फिलिप्स ने आखिर में रन कर दिए। तो ओडीआई फॉर्मेट में हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया को हमने 2 दफा हराया है। साउथ अफ्रीका को हमने साउथ अफ्रीका में हराया है। जिम्बाब्वे की तो खैर अगर आप काउंट ना करें, न्यूजीलैंड को भी हमने 1 दफा हराया है। तो ओवरऑल देखें तो ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमारी कारकर्दगी अच्छी है। ऑल्दो कि हम उस ट्राई सीरीज का फाइनल हारे, चैंपियंस ट्रॉफी हारे, उसके बाद 3-0 न्यूजीलैंड में हारे। सबसे बड़ी चीज इसमें जो आती है ना शाहिद साहब, जो हमारी इस बात से ऑपोजिट जा रही है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी। वी वर द होस्ट। और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हमारे सेलेक्टर्स की कहीं ईगो थी कि इसको नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। लोग कह रहे हैं कि आपने क्या टीम बनाई है, इसमें ओपनर नहीं है, इस पे स्पिनर नहीं है। वो माने नहीं वो बात। अगर वो भी ठीक करते तो शायद वहां भी परफॉर्मेंस बार जहन में आता है। आकिब से भी मैंने कई दफा आकिब जावेद से पूछने की कोशिश की, रिजवान को भी मैसेज किए, उस टीम को क्या हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके 22 साल बाद सीरीज जीती और जिसने साउथ अफ्रीका को उनके मुल्क में पहली बार ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश किया। उस टीम के साथ क्या हुआ कि वो ट्राई सीरीज में चलो साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड से दोनों मैच हार गए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हार गए, फिर वो टीम वो रही नहीं ना शायद साहब। वही तो बात है ना, हुआ आपने उस टीम का कोर तब्दील किया। आपने विदाउट ओपनर आप कैसे जा सकते हैं? वनडे में हाँ एक आध चीज सही थी, एक आध चीज गलत हुई कि आपने अपनी टीम को तब्दील कर दिया। फिर आप देर से लाए इमामुल हक को, आप इमामुल हक को लाए ऐसे क्रूशल मैच में, इंडिया के मैच में जिसमें प्रेशर भी था और वो जिस तरह से सिंगल रन लेकर आउट हुआ है। ओवरऑल अगर आप इमाम का रिकॉर्ड देखें तो इंप्रेसिव है, बेहतरीन रिकॉर्ड है। 47 का एवरेज, 9 सेंचुरी। अगला सवाल यही था कि इस वनडे टीम में इमामुल हक कैसे नहीं? लेकिन आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आप प्लेयर का ओवरऑल रिकॉर्ड नहीं देखते, आप उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं। इमाम को वर्ल्ड कप में इतना चांस मिला, ओडीआई वर्ल्ड कप में वो अगर 1-2 मैच विनिंग इनिंग खेल देता तो ना सिर्फ आज हम इमाम का तस्करा कर रहे होते एज टॉप मैच विनर और उसको कोई निकाल भी नहीं सकता था। लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, ना साउथ अफ्रीका वाले मैच में, ना अफगानिस्तान वाले मैच में, फिर उसके बाद उसकी कारकर्दगी एकदम से गिरती गई। जब आपकी कारकर्दगी गिर जाएगी तो रीसेंट परफॉर्मेंस जरूर देखी जाती है। लेकिन सैडली उसका ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो नहीं देखा जाता, उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखी जाती है तो उसमें वो आउट। अगर रीसेंट परफॉर्मेंसेस, बाकियों भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो रीसेंट परफॉर्मेंस पे ऐसे टिक नहीं लगता। फिर बात ये, इमाम ऑलवेज फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर, कि उसको तो ये फीलिंग कभी भी नहीं रहा कि उसकी जगह सेफ है। प्लेयर को आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देना जरूरी है। लेकिन जैसे हम साइम की बात करते हैं, साइम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वनडे की परफॉर्मेंस अच्छी है,
T20 में इतनी खराब थी, फिर भी इतने मौके मिले, अब वो डिलीवर भी कर रहा है। बहुत मौके मिले, साइम को बहुत मौके मिले, लेकिन उसने जिस तरह वनडे में आके परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में 82 किया, फिर सेंचुरी एक जिम्बाब्वे में की, 2 कंटिन्यूअस सेंचुरी साउथ अफ्रीका में की, वो एक बड़ा कमाल का। लेकिन T20 में आप देखें ना, वो अब जाके जो 2 इनिंग्स आई है तब आई। अब आप इसी तरह प्लेयर को बनाते हैं ना, बास प्लेयर लकी होते हैं, उनको इतने चांस मिल जाते हैं। बास प्लेयर मुख्तार अहमद जैसे, नुमान अनवर जैसे कि 2-3 मैचों के बाद फारिग हो जाते हैं, तो बास प्लेयरों की लक होती है, और साइम की लक है, उसे टेस्ट मैचों में भी इसी तरह चांस मिले, उसको T20 में भी। अब जाके कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे माइक हैसन पोटेंशियल पे भी बड़ा भरोसा करते हैं कि नहीं, मुझे इस प्लेयर में पोटेंशियल नजर आ रहा है। अभी रिसेंट आप देख लेंगे मोहम्मद नवाज की कितनी कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन थी, लेकिन पोटेंशियल पे गया, उसने 7 विकेटें ली, मैन ऑफ द सीरीज हो गया। वो सही है, लेकिन अभी भी आप वो जो क्वेश्चन मार्क है ना, एज एन ऑलराउंडर, इज ही प्लेइंग कंप्लीटली एज एन स्पिनर, एज अ स्पिनर? अगर तो वो एज अ स्पिनर खेल रहा है तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर आप एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो वो नंबर को अभी भी मैन ऑफ द सीरीज के बावजूद भी मैं यही बात कहूंगा कि वो जस्टिफाई थोड़ी कर रहा है। बैटिंग में भी उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, 9, 3, 10 इस तरह के स्कोर नहीं चलेंगे नीचे आके, लेकिन नीचे आता है तो थोड़ा सा भी आपको लीवे देना पड़ेगा कि उसने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, और बॉलिंग अच्छी करके उसने कम से कम अपना सिलेक्शन और वो जो कैप्टन का कॉन्फिडेंस था वो उसने थोड़ा बहुत जस्टिफाई किया। और अब ये बात पता चली है कि जो 20 प्लेयर होते हैं वो देते हैं आपको सेलेक्टर, 15 प्लेयर जो है वो माइक हैसन सेलेक्ट करेगा, और शायद ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हम जो ये टीम देख रहे हैं, इस पे आपको कहीं ये फील होता है कि हमें साहबजादा फरहान को रोकना चाहिए था? बिल्कुल रोकना चाहिए था। T20 का उसका फॉर्म जबरदस्त था, और वो हमेशा से तीनों फॉर्मेट में डोमेस्टिक क्रिकेट के स्कोर करता है, लिस्ट ए हो, T20 हो, फर्स्ट क्लास कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, हर उसमें सीजन में वो रन बनाता हुआ है। तो सैड कि उसको उसके फॉर्म पे नहीं रोका, लेकिन उन्होंने शायद ये सोचा हो कि साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, इन्हीं से हम अपना काम चलाएंगे। किंग बाबर वापस आ रहा है ओडीआई खेलने के लिए, बड़ा लोग एक्साइटेड हैं। रिजवान दोबारा कप्तानी कर रहे हैं, ऑल्दो के चैंपियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के 3-0 के बाद उनकी कप्तानी के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क थे। फिर आप 1-2 प्लेयर को इसमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक ही गेन है कि पाकिस्तान 2-3 प्लेयर ट्राई कर ले, सुफियान को ट्राई कर ले, हसन नवाज, ऑल्दो अगेन उसका लिस्ट ए में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, 5 ही मैच खेले, तो उसको ट्राई करके कुछ ऐसे 2-3 सब्स्टिट्यूट प्लेयर हासिल कर लें जो आगे आपको वनडे में काम आए। ठीक है। मोहम्मद रिजवान क्या सोचते हैं इस वनडे सीरीज के हवाले से? वो कहते हैं अब्रार और सुफियान मुकीम ट्रम्प कार्ड साहब, उनका क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। T20 सीरीज जीती है तो उससे एक मोमेंटम बना हुआ है हमारी टीम का, कोशिश करेंगे इसी मोमेंटम को ओडीआई में भी लेके जाएं। सुफियान की बॉलिंग देख रहे हैं जिसके रिदम में आया हुआ है, भी है, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। हसन नवाज पिछले 1 साल से परफॉर्म कर रहा है, काफी मैचेस ने पाकिस्तान को जिताए हैं, उसको अपनी वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उम्मीद है कि ओडीआई में भी इस तरह परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान को जिताएगा जिस तरह उन्हें T20 में करके। प्रेशर ऑन मोहम्मद रिजवान शाही साहब, क्योंकि कप्तानी उनकी जा रही थी, बीच में कैसे चेंज हो गया और वो कप्तान रहे, अब उनको बहुत कुछ प्रूव भी करना है। वो किस नंबर पे आपको लगता है वो चौथे नंबर पे ही जाएंगे? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर हसन नवाज को खिला रहे हैं तो हसन नवाज को चौथे पे होना चाहिए, बट क्या बनेगा, किस तरह की प्लेइंग 11 आपके खिलाफ? मुझे तो लग रहा है कि रिजवान चौथे नंबर पर ही खेलेगा। आइडियली तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि हसन नवाज को 4 पे, लेकिन क्या वो 50 ओवर की क्रिकेट में इतनी जल्दी सेट हो पाएगा? 6 नंबर उसके लिए इसलिए सेव लग रहा है कि वो बाय दैट टाइम जब उसकी बैटिंग आए तो 28, 25, 20 इस तरह के ओवर हो, ताकि वो T20 समझ के तेज भी खेले और पाकिस्तान को जो फाइनल ओवर्स का, स्लॉग ओवर्स का जो एक इम्पीटस होता है वो दे, वो भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम, और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। बात कर रहे हैं हम इस वनडे सीरीज के हवाले से। अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम हम देखें शाहिद साहब, तो जो वो सोच रहे हैं कि वो हमको हराएं, उस हिसाब से तो उनकी टीम में इतने कोई ऐसे प्लेयर्स भी नहीं है। कुछ अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स को उन्होंने सेलेक्ट भी नहीं किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म कर रहे थे वो भी कोई 1-2 प्लेयर, उनके 3-4 प्लेयर तो इंजर्ड है ना। रॉबमन पावल इंजर्ड है, शिमरन हेटमायर इंजर्ड है, लेकिन एक कमाल की चीज़ है जिससे ये लग रहा है कि शायद कंडीशंस, स्पिनिंग कंडीशंस नहीं होंगी, इसलिए कि उनके स्क्वाड में सिर्फ एक ही स्पिनर है, मोती, और रॉस्टन चेज पार्ट टाइम स्पिनर है। तो अगर स्पिन पिचेस होती तो वो यकीनन दूसरा एक स्पिनर, रेगुलर स्पिनर रखते, या तो अकील हुसैन को रखते या
कि किसी और को राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर को लेके आते, लेकिन उन्होंने एक ही स्पिनर रखा है, जिसका मतलब है कि फास्ट बॉलिंग पिचेज होंगी। उनके फास्ट बॉलर तकरीबन 6 हैं। जस्टिन ग्रेव्स उनके ऑलराउंडर, वो भी मीडियम पेस करते हैं। उनको एक झटका हुआ कि उनका जो ओडीआई का अच्छा बॉलर है मैथ्यू फोर्ड, वो कल इंजर्ड हो गया, ट्रेनिंग में उसका कंधा बैठ गया। तो अंडर 19 के एक प्लेयर को, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कहा कि बड़ा क्वालिटी का ऑलराउंडर बनेगा, और पैट कमिंस के साथ वो पूरा सीरीज में उसने वक्त भी गुजारा, जोहान लेन, वो ऑलराउंडर है। तो जब अगर वो उसको लेके आए तो शायद उसको खिलाएं। लेकिन वेस्ट इंडीज ने एक बड़ा इशारा दिया है कि शायद इतनी स्पिनिंग कंडीशन ना हो, ऑल्दो कि उनके कप्तान शे होप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये सीरीज डिसाइड करेगा हमारा स्पिन को खेलने की एबिलिटी। तो अभी देखते हुए आपको क्या लगता है, 3-0 या पाकिस्तान को देखते हुए 2-1? क्या एक मैच तो हम हारते ही हैं? पाकिस्तान की टीम की खासियत है कि एक मैच तो हिकअप करेगी, अफरा तफरी होगी, कुछ ऐसा लो टारगेट या कुछ ऐसा वो सेट करेंगे। अल्लाह करे कि 3-0 जीते, इसलिए कि हमें अपनी ओडीआई क्रिकेट को भी मुनज़्ज़म करना है। एक फॉर्मेट जिसमें हम अच्छा जा रहे हैं तो उसमें हम अच्छा ही चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज एक्शन शुरू होगा, पता चलेगा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होती है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मूविंग ऑन, एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर का बर्तानिया में स्कैंडल। हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने हिरासत में ले लिया, 3 दिन बाद जमानत पर रिहा किया और 1 हफ्ते बाद फिर तलब कर लिया है। बल्लेबाज को पाकिस्तानी इजाद बरतानवी लड़की की शिकायत पर पाकिस्तानी शाहीन्स के मैच के दौरान हिरासत में लिया गया था। इस हवाले से पहले एक रिपोर्ट तैयार की, आइए वो आपको दिखाते हैं। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर बर्तानिया में तनाजे का शिकार। हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के हाथों गिरफ्तार। पीसीबी का फौरी एक्शन, बल्लेबाज को मुअत्तल कर दिया। हैदर अली पाकिस्तान शाहीन्स के साथ इंग्लैंड के दौरे पर गए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की की शिकायत पर मैच के दौरान हिरासत में लिए गए। 3 दिन बाद जमानत पर रिहाई मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली के खिलाफ जारी मुजरिमाना तहकीकात से मुतालिक आगाह किया। बरतानिया के कानूनी तरीका कार का एहतराम करते हैं। जराये ने बताया हैदर अली का पासपोर्ट ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की तहवील में है। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। जराये का कहना है मैनचेस्टर पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए हैदर अली को 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला लिया। पीसीबी ने पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए हैदर अली को पाकिस्तानी नयाद वकील बैरिस्टर मोइन अली की खिदमात फराहम कर दी। शाहिद साहब, हैदर अली की ये खबर सुन के बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। खैर, ये तो आपको वैसे ही ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपने गेम पे फोकस होना चाहिए। लेकिन एक ऐसी जगह पे जहां खबर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ाई भी जाती है, बहुत स्कैंडल बड़ा बन जाता है, अ प्लेस लाइक इंग्लैंड, वहाँ तो आपको और एहतियात करनी चाहिए कि आप इन चीज़ों से, सब चीज़ों से दूर रहें, गेम पे फोकस करें। तरबियत का फुकदान है, और हमारी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पे लेक्चर्स होने चाहिए। वहाँ पे एक दफ़ा हम गए थे तो बुकलेट कब पूछा कि एंटी डोपिंग और कोड ऑफ कंडक्ट की उर्दू तर्जुमा की बुक, तो चपरासी कुछ 2 घंटे तक ढूंढता रहा, उर्दू का तर्जुमा वाली बुक नहीं मिली। तो जब आप इस तरह करेंगे तो ये तरबियत का फुकदान है। फिर दूसरा ये कि जब आपने एक टीम भेजी है तो उसके साथ एक सिक्योरिटी मैनेजर होना चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनेरियन मैनेजर होना चाहिए था, दोनों नहीं थे। अगर वो लड़का मैच खेल रहा है बैकनहैम में और जा रहा है मैनचेस्टर जहाँ के मैच नहीं है और वहाँ पे ये मुजरमाना कार्रवाई हो गई, तो फिर टीम ऑफिशियल्स भी बासपुर्स होनी चाहिए कि वो लड़के को कैसे वहाँ पे जाने की इजाजत दे दी। एंड देन ऑफिशियल्स को पता भी नहीं चला, पुलिस आके उसको ले गई ग्राउंड में से, और बहुत से ऑफिशियल से जब पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो पता भी नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस मैच में उसने 9वें नंबर पे बैटिंग की है, तो आपने उसको, किसने उसको इजाजत दी मैनचेस्टर जाने की, या वो बगैर इजाजत की गया? तो ये सारी चीजें अब तहकीकात होनी चाहिए इसकी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे काम करता है, अच्छी टीमें भेजता है। अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो फिर हमारी कितनी जगहसाई होगी। हैदर अली वो प्लेयर है जो 2020 में जूनियर वर्ल्ड कप खेला था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, जायसवाल ने 100 किया, हैदर अली ने 56 किया, लेकिन ये 2 सिस्टम्स की कंपैरिजन है कि आज यशस्वी जायसवाल टॉप 5 में टेस्ट बैटिंग में है, 600 हैं उसके, 2 डबल सेंचुरीज हैं। अभी इंग्लैंड में उसने कितनी अच्छी बैटिंग की, और हैदर अली पुलिस की तहवील में। जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोस की बात है। ऑब्वियसली केस अभी चल रहा है तो हम इस पर ज़्यादा कोई कमेंट कर भी नहीं सकते, तो जैसे जैसे जो अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। मूविंग ऑन, शाहिद साहब, जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में तारीख रकम किए उनको पूरा 1 बरस गुजर चुका है। 8 अगस्त का ही दिन था 2014 में, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट 92.97 मीटर। 1 साल हो गया है पाकिस्तान को अरशद नदीम ने 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जितवाया था। कितना ज़बरदस्त मौका था, क्या आज भी देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
क्या कहेंगे अरशद की इस ब्रिलियंस के हवाले से, इस 1 ईयर एनिवर्सरी? बहुत बड़ी कामयाबी है, और जिस तरह जब वो जा रहे थे तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, जिस तरह उनके कोच कह रहे थे, जिस तरह वो खुद कह रहे थे कि मैं 92, 93 फेंकूंगा, किसी को भी यकीन नहीं था। तो उन्होंने पूरी दुनिया को शॉक किया, सबसे ज्यादा तो नीरज चोपड़ा को शॉक किया। और अब अल्लाह करे वो फिट हो जाएं, ताकि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ एथलेटिक्स आ रही है, वहां पे वो एक दफा फिर नीरज चोपड़ा को शिकस्त दें और गोल्ड मेडल लें, वर्ल्ड चैंपियन बने, ताकि लोगों को ये एक साबित हो जाए चीज के पेरिस ओलंपिक वाज़न्ट अ फ्लूक। ऑफ कोर्स इट वाज़न्ट। और आपको याद होगा कि पिछले ओलंपिक में भी जब वो मेडल नहीं ले पाए थे, तब भी सब यही बातें कर रहे थे कि इनके शोल्डर में बड़ा दम दिखाई देता है, उसमें बड़ी थ्रोज अभी होंगी। और फिर अगले ओलंपिक में कैसा गेम चेंजर साबित हुआ वो उनकी परफॉर्मेंस। वाकई उनको अभी जो प्रिपरेशन के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए 2-1 उनको इवेंट मिस करने पड़े, उनकी पिंडली में तकलीफ हो गई थी। तो अल्लाह करे वो जल्दी फिट हो और फिर उनकी लेगेसी हम कायम करें। और जिस तरह बातें हो रही कि एकेडमी बनेगी, उनको फंड्स भी दिए जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा हो और हम मजीद ओलंपिक चैंपियन प्रोड्यूस करें। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे आज के प्रोग्राम में। बस दीजिए अपने मेजबान नजीब उल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।